तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा भुगतान संतुलन का क्लास नंबर 5 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में पढ़ेंगे। आपको पिछले क्लासेस में बताया गया था कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है यानी कि भुगतान संतुलन, इसके अंतर्गत हम लोग 3 तरह के खाता को पढ़ते हैं। एक तो है आपका करेंट अकाउंट, एक है आपका कैपिटल अकाउंट और तीसरा है आपका फॉरेक्स रिजर्व। तो करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता हम लोग पढ़ चुके हैं। कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजीगत खाता या पूंजी खाता, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आगे देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार खाता यानी कि फॉरेन रिजर्व जो अकाउंट है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है, तो सबसे पहले जानिए कि इसका गार्जियन कौन है। तो इसका गार्जियन आपका आरबीआई है। आरबीआई कहने का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए, फॉरेक्स रिजर्व जो है ये बीओपी का ही पार्ट है। कहने मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 तरह का खाता होता है, इसमें से एक खाता आपका फॉरेक्स रिजर्व है, जिसको हिंदी में हम लोग विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। आगे देखिए, बीओपी भारत का सरप्लस रहेगा तो फॉरेक्स रिजर्व भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है अगर भारत का भुगतान संतुलन अगर डिफिसिट में जा रहा है तो आपका फॉरेक्स रिजर्व भी आपका डिफिसिट में जाएगा, और वहीं अगर भारत का भुगतान संतुलन अगर सरप्लस में जाएगा यानी कि अधिशेष में जाएगा तो आपका फॉरेक्स रिजर्व भी अधिशेष में यानी कि सरप्लस में जाएगा। आगे देखते हैं इसको हम लोग। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई को विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक माना जाता है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार जो आरबीआई है, इसको फॉरेक्स रिजर्व का यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक यानी कि गार्जियन माना जाता है। अधिशेष भुगतान संतुलन की स्थिति में अधिशेष रकम को विदेशी मुद्रा भंडार में जोड़ा जाता है। कहने मतलब है, देखिए, जब भुगतान संतुलन अगर डिफिसिट में जाता है यानी घाटा में होता है, तो इस समय क्या किया जाता है, तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यहाँ से कहने मतलब हम लोग विदेशी ऋण या फिर उधार लेते हैं, जो कि 2 तरह से होता है आपका। एक होता है आपका बाह्य लोक उधार और एक होता है आपका बाह्य जो है व्यापारिक उधार। तो हम लोग बाह्य लोक उधार के अंतर्गत हम लोग वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और आपका आसियान डेवलपमेंट बैंक, इन सभी से लोन लेते हैं। और आपका जो बाह्य आपका व्यापार मतलब कि उधार है, इसके अंतर्गत हम लोग निजी कंपनियों से या फिर व्यक्तियों से लोन लेते हैं, जिसको हम लोग ईसीबी कहते हैं यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब अधिशेष जो होता है भुगतान, तो मतलब कि अगर हम लोग अगर भुगतान संतुलन अगर आपका अधिशेष हो गया यानी कि सरप्लस हो गया, तो सरप्लस होने के बाद जो पैसा बच रहा है उस पैसा को हम लोग फॉरेक्स रिजर्व में डाल देते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है हम चीज़ों को आयात किए हैं, वो हो गया आपका 5,000 करोड़ में, ठीक है ना। और चीज़ों को निर्यात किए हैं हम 7,000 करोड़ में। तो कहने का मतलब है हम 7,000 करोड़ का सामान बेचे हैं और 5,000 करोड़ का सामान खरीदे हैं। तो अब हमारे पास पैसा कितना बच गया है, तो 2,000 करोड़। और जो 2,000 करोड़ हमारे पास पैसा बच गया है, इसको हम लोग विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में जाकर जमा कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वहीं घाटे की स्थिति में घाटे की रकम को विदेशी मुद्रा भंडार से घटा दिया जाता है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में बढ़ती हुई विदेशी मुद्रा भंडार भुगतान संतुलन पर अधिशेष की स्थिति को एवं घटती हुई विदेशी मुद्रा भंडार भुगतान संतुलन पर घाटे की स्थिति को प्रदर्शित यानी कि इंगित करता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है वो देखिए, अगर आपका भुगतान संतुलन अगर आपका सरप्लस हो रहा है यानी कि अधिशेष हो रहा है, तो जो आपका सरप्लस का जो पैसा है, अधिशेष वाला जो पैसा है, उसको हम लोग फॉरेक्स रिजर्व में रख देते हैं। वहीं अगर कभी कभी आपका भुगतान संतुलन घाटे में चला जाता है, तो ऐसे में जितना पैसा घाटा में गया है उतना पैसा आप फॉरेक्स रिजर्व से निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि भुगतान संतुलन पर जो अधिशेष है वो क्या दर्शाता है, वो अगर हम लोग जो विदेशी मुद्रा भंडार अगर बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब आपका भुगतान संतुलन अधिशेष में जा रहा है। वहीं अगर विदेशी मुद्रा भंडार अगर डिफिसिट में जा रहा है यानी घट रहा है, तो आपका भुगतान संतुलन भी आपका डिफिसिट में जा रहा है। यही चीज़ दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग, जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है यानी कि जो फॉरेक्स रिजर्व है, इसके 4 घटक होते हैं यानी कि 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या है, पहला है आपका विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। क्या है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, जिसको हम लोग फॉरेन करेंसी एसेट कहते हैं।
दूसरा है आपका विदेशी आहरण अधिकार। क्या है? दूसरा है आपका विदेशी आहरण अधिकार, जिसको हम लोग स्पेशल ड्राइंग राइट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसी को हम लोग SDR कहते हैं, विदेशी आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट। तीसरा है आपका सोना भंडार यानी कि गोल्ड रिजर्व। और चौथा है आपका रिजर्व ट्रांसपोजिशन यानी कि RTF, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार है, इसके कितने घटक है? तो वो हो जाएंगे आपके 4। पहला है आपका फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा है SDR, तीसरा है गोल्ड रिजर्व, चौथा है आपका RTF। ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि जो SDR है, तो SDR और RTP दोनों को जोड़ देते हैं तो यही आपका कोटा कहलाता है। कोटा कहने का मतलब है IMF में कितना आपका हिस्सेदारी है, कितना कोटा है, तो वो। और आपको लोन भी आपका कोटा के अनुसार ही मिलता है। ठीक ना। तो अभी बता रहे हैं कि जो फॉरेक्स रिजर्व है इसके 4 घटक है, जिसमें से आपका 2 घटक, एक आपका SDR और एक आपका RTP, दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो SDR प्लस RTP इज इक्वल टू कोटा कहलाता है। और कोटा जो है वो IMF में कितना कोटा है, कितना आपका हिस्सा है, वो है। आगे देखिए, मेंबर ऑफ फीस होता है जो IMF का सदस्य बनने के लिए। देखिए, हम लोग जब बात करते हैं कोटा का, तो IMF का सदस्य बनने के लिए आपको कुछ फीस देना पड़ता है, उस फीस को हम लोग बोलते हैं कोटा। और कोटा क्या होता है कि जो आपका SDR होता है और जो आपका RTP होता है, दोनों को जो जोड़ देते हैं तो जो आपका अमाउंट बनता है उस अमाउंट को हम लोग कोटा कहते हैं। और उस कोटा फीस को हम लोग IMF में जमा करते हैं। क्यों? तो क्योंकि उसका सदस्य हम लोग बन पाए, इसलिए। आगे देखिए, एक सवाल उठता है, क्या दूसरा देश किसी और अन्य देशों का कोटा भी दे सकता है? तो हाँ, दे सकता है। जैसे भारत है, वो श्रीलंका का, नेपाल का और बांग्लादेश का जो कोटा फीस है वो IMF में देता है। ठीक है ना। आगे देखिए, कोटा क्या है? तो आपका SDR और आपका RTP दोनों का अमाउंट जोड़ देंगे तो जो भी पैसा आ रहा है वो हम लोग कोटा कहेंगे। और वो कोटा जो है वो हम लोग एक फीस के रूप में हम लोग IMF में जमा कर देते हैं, उसका सदस्य देश बनने के लिए। आगे देखते हैं, एक ना लीड बैंक स्कीम भी चलाया जा रहा है। लीड बैंक स्कीम क्या होता है वो समझ लीजिए, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक स्कीम होता है, मतलब एक लीड बैंक होता है जो जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसी बैंक से वो उस ज़िला में ट्रांजैक्शन होता है। जैसे अगर हम लोग रांची का बैंक बात करें, तो जो रांची का जो लीड बैंक है कौन है? वो है आपका बैंक ऑफ इंडिया है। तो रांची का लीड बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। कहने का मतलब है, अब रांची में अगर कोई भी विकासात्मक काम होगा, इसके लिए जितना भी चेक है वो बन जाएगा, तो वो सारा SB मतलब सारा वो बैंक ऑफ इंडिया में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मतलब रांची का लीड बैंक है, इसलिए। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। तो अभी समझ में आ गया आपको कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, वो समझ गए हम लोग। विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से क्या क्या हम लोग जान सकते हैं वो भी हम लोग जान गए हैं। मतलब किसको किसको ये प्रदर्शित करता है, डिफिसिट को करता है या सरप्लस को करता है, वो भी हम लोग देख लिए। फिर हम लोग जाने कि विदेशी मुद्रा भंडार के 4 घटक होते हैं, वो हम लोग चारों को देखे हैं। चारों के बारे में अभी हम लोग डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। फिर आपको बताया गया है कि इसमें से 2 घटक, एक आपका SDR और एक आपका RTP, इन दोनों को जोड़ने पे कोटा का निर्माण होता है, यानी कोटा बनता है। और जो कोटा है ये एक तरह से आपका फीस होता है जो कि IMF का सदस्य बनने के लिए जमा करना होता है। इसके अलावा ये भी जाने कि भारत जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका श्रीलंका तीनों का कोटा वो IMF में देता है, ये भी जाने। फिर हम लोग जाने कि लीड बैंक स्कीम क्या होता है, और ये भी हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला देखते हैं फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट जिसको हम लोग बोलते हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। क्या बोलते हैं? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। देखिए, RBI विभिन्न देशों के मुद्राओं को परिसंपत्तियों के रूप में स्वीकार करता है। कहने का मतलब है, जो हमारा हमारा जो केंद्रीय बैंक है RBI, वो अलग अलग देशों का जो मुद्रा है, करेंसी है, उसको परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार करता है। कहने का मतलब है, हम व्यापार किए हैं जैसे कि चीन के साथ, तो चीन हमको जो पैसा दिया है वो किस में दिया है? वो हमको पैसा जो चुकाया है वो अपना युआन यानी कि रेमबीबी में हमको पैसा दिया है। हम अमेरिका के साथ व्यापार किए हैं, अमेरिका हमको पैसा चुकाया, तो किस फॉर्म में? तो वो आपका US डॉलर के रूप में। तो कहने के मतलब यही है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा RBI है वो अलग अलग देशों का जो करेंसी है यानी मुद्रा है उसको वो परिसंपत्ति यानी एसेट के रूप में उसको वो स्वीकार करता है। ठीक है ना। आगे देखिए, जिसे भारतीय रुपया या फिर
यूएस डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब जो पैसा उन लोग आया है उसको या तो हम भारतीय रुपये में कन्वर्ट करवा दें या फिर हम लोग उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करवा देते हैं। आगे देखते हैं। इसके अलावा भारत के वाणिज्य बैंकों के एनआरआई खाता को भी इसमें हम लोग शामिल करते हैं। इसके अलावा जो भारत का जो वाणिज्यिक बैंक है यानी कि जो आपका कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक में जो भी एनआरआई खाता है, तो यानी कि जो नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडियंस का जो जमा है, तो उनके जो खाता को भी हम लोग फॉरेन करेंसी एसेट में ही शामिल करते हैं। क्यों करते हैं वो हम लोग समझ गए हैं। कहने मतलब है भारत के कई लोग दुबई में काम करते हैं, तो वहाँ पे उनको जो पैसा मिल रहा है वो पैसा को वो मतलब कि एनआरआई खाता में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो जो पैसा है उसको भी हम लोग फॉरेन करेंसी एसेट में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक चीज़ जान लीजिए आप कि हार्ड करेंसी 5 तरह का हार्ड करेंसी है, बाकी बात जितना भी है सारा सॉफ्ट करेंसी है। हार्ड करेंसी 5 है। एक आपका डॉलर है, एक आपका यूरो है, एक आपका येन है, एक आपका पाउंड है, एक आपका युआन या फिर रेनमिंबी है। तो यही आपका 5 हार्ड करेंसी है, बाकी बात सारे जो है वो सॉफ्ट करेंसी है। तो पहला हम लोग पढ़ लिए हैं कि पहला क्या पढ़े हम लोग, पहला हम लोग जाने कि जो आपका फॉरेन करेंसी एसेट है, तो फॉरेन करेंसी एसेट क्या है वो हम लोग जान गए कि आरबीआई जो है अलग अलग देशों का जो करेंसी है उसको परिसंपत्ति यानी कि एसेट के रूप में जमा करता है, और फिर उस पैसे को हम लोग इंडियन रुपये में या फिर यूएस डॉलर में उसको हम लोग चेंज करवा देते हैं, ये जान लिया। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं हम लोग का पहला कंपोनेंट यानी फैक्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या है, तो वो है आपका गोल्ड रिजर्व यानी कि सोना का भंडार। वो क्या है देखिए, आरबीआई के द्वारा एक निश्चित मात्रा में सोने के भंडार को विदेशी मुद्रा भंडार के भाग के रूप में रखना होता है। कहने का मतलब है एक ये फिक्स कर दिया गया है कि आपके पास अगर इतना पैसा है तो इस पैसा का इतना अमाउंट आप भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है यहाँ पे आप गोल्ड के रूप में रखिए। तो आरबीआई के द्वारा एक निश्चित मात्रा में सोने के भंडार को विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में एक भाग के रूप में उसको रखना होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जब नए नोटों का प्रिंटिंग होगा यानी कि जब नया नोट छापा जाएगा, जिसको हम लोग मतलब कि घाटे का वित्त प्रबंधन भी कहते हैं, तो नए नोटों का जब प्रिंटिंग होगा एवं चालू जो खाता है उसका जब घाटा होगा तब वहाँ पे उसको संतुलित किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, गोल्ड रिजर्व के बारे में सिंपल से समझिए, सिंपल बात समझिए कि आरबीआई जो है, तो आरबीआई के द्वारा एक फिक्स अमाउंट जो है मतलब सोने का, उसको फॉरेक्स रिजर्व में एक फिक्स अमाउंट सोना का रखना होता है भंडार करके। क्यों रखना होता है, इसका एक पर्पस है कि जब नया नोट का प्रिंटिंग होगा, छापा जाएगा, तो उस समय इसको बैलेंस किया जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब घाटे का मतलब ये चालू खाता जो करेंट अकाउंट है उसमें जब भी कभी भी घाटा होगा यानी डिफिसिट होगा तो उस समय इसको वहाँ पे बैलेंस करेंगे। ये इसका दो काम है। एक चीज़ और देख लीजिए आप, दो कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। तीसरा देखिए आपका स्पेशल ड्राइंग राइट जिसको हम लोग एसडीआर कहते हैं यानी विशेष आहरण अधिकार। आगे देखिए एसडीआर क्या है, देखिए जब हम लोग बात करते हैं तो कोटा इन आईएमएफ, तो आईएमएफ में हम लोग जब कोटा की बात करते हैं, कोटा क्या है, जब हम लोग एसडीआर को और जब हम लोग आरटीपी और एसडीआर को हम लोग जब जोड़ देते हैं तो जो अमाउंट बन रहा है वही आपका कोटा होता है, और कोटा आईएमएफ में सदस्य बनने के लिए एक फीस देना पड़ता है। आगे देखिए कोटा इन आईएमएफ, एसडीआर और आपका आरटीपी। तो एसडीआर जो होता है इसको हम लोग पेपर गोल्ड बोलते हैं, इसको हम लोग गोल्ड के रूप में रख सकते हैं, ठीक है ना। और आरटीपी जो है वो आपका इंडियन करेंसी के रूप में रख सकते हैं। अब ये कितना कितना रखा था वो देखिए, एसडीआर यानी कि जो पेपर गोल्ड है ये टोटल कोटा का 25%, जो टोटल कोटा है उस कोटा का 25% डॉलर में, यूरो में, येन में, पाउंड में, युआन में, इसके रूप में युआन या फिर रेनबिंबी के रूप में रखा जाएगा। कहने का मतलब है एसडीआर के रूप में टोटल कोटा का 25% आपको हार्ड करेंसी में रखना है, वहीं आरटीपी के अंतर्गत टोटल करेंसी का यानी कि टोटल कोटा का 75% यानी कि 75% सॉफ्ट करेंसी यानी कि इंडियन रुपये में आपको, इंडियन भारतीय रुपये में आपको रखना होगा। समझ में आया। तो एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट है, जो कि आपका आईएमएफ में कोटा की बात कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं एसडीआर, और जब आरटीपी को दोनों को जोड़ देते हैं तो वो आपका कोटा बनता है आईएमएफ में।
फिर हम लोग देखिए IMF में जब हम लोग कोटा की बात करते हैं तो उसमें SDR और RTP की बात करते हैं। SDR जो आपका पेपर गोल्ड है, इसके अंतर्गत हम लोग जो है वो 25% हार्ड करेंसी के रूप में रखना होता है टोटल कोटा का, और RTP के रूप में टोटल कोटा का 75% हम लोग सॉफ्ट करेंसी यानी कि भारतीय मुद्रा के रूप में रख सकते हैं। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में देखिए, SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जिसका निर्माण IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों की सहायता से किया जाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं SDR जो है वो एक पेपर गोल्ड, SDR को हम लोग पेपर गोल्ड भी कहते हैं, और जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो वो हुआ है IMF के द्वारा। किसके द्वारा? IMF के द्वारा। और IMF के द्वारा ये अलग अलग जो देश है, तो अलग अलग देशों का जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI है। उसी तरह और भी अलग अलग देशों का केंद्रीय बैंक होगा, तो उसके द्वारा ये SDR का निर्माण किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भुगतान संतुलन के संकट को नियंत्रित करना होता है। और इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो प्रॉब्लम आती है, तो उस समय जो संकट होता है, तो संकट को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज होता है। सभी देशों को अपने कुल कोटा का 25% जो भाग है वो 5 अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं यानी कि हार्ड करेंसी जैसे कि डॉलर, यूरो, येन, पौंड, युआन यानी कि रेमबिम्बी, इसके रूप में रखना होता है, जिसे हम लोग विशेष आहरण अधिकार भी कहते हैं। तो समझ में आ गया आपका विशेष आहरण अधिकार क्या है, क्या नहीं है। सो अब देखते हैं हम लोग देखते हैं, एक है लास्ट आपका रिजर्व ट्रांसपोजिशन, जिसको हम लोग RTP कहते हैं। रिजर्व ट्रांच पोजीशन, जिसको हम लोग RTP कहते हैं। ये क्या है, इसके बारे में देखिए। RTP एक प्रकार का IMF में किसी भी देश का आपातकालीन खाता होता है। समझिए, RTP जो है वो किसी भी देश का एक इमरजेंसी अकाउंट है। कहाँ पे? IMF में, जिसमें कुल कोटा का 75% भाग वो घरेलू मुद्रा के रूप में रखना होता है। घरेलू मुद्रा कहने मतलब भारत का घरेलू मुद्रा क्या है, तो वो है भारतीय रुपया। वहीं अगर हम लोग अमेरिका का घरेलू मुद्रा की बात करें तो वो है आपका US डॉलर। तो ये है, तो RTP जो है वो IMF में एक इमरजेंसी अकाउंट होता है, जिसमें कुल कोटा का यानी कि टोटल कोटा का 75% जो भाग है वो घरेलू मुद्रा के रूप में वहाँ पे जमा करना होता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी सदस्य देशों को, जब हम लोग बात करते हैं IMF का सदस्य देश बनने के लिए आपको SDR और RTP दोनों को मिलाकर जो कोटा बनता है, वो एक कोटा फीस देना पड़ता है वो वहाँ पे सदस्य बनने के लिए। तो अब देखिए, किसी भी सदस्य देशों के द्वारा भुगतान असंतुलन की स्थिति में कोटा के बराबर लोन लिया जा सकता है। इस आपातकालीन खाता को जनरल रिसोर्स अकाउंट भी कहते हैं। अब देखिए, जो भी उसका सदस्य देश है, यानी कि IMF का जो भी सदस्य देश है, वो क्या करता है कि अगर जब उसका भुगतान असंतुलन होता है, यानी कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब क्राइसिस होता है, प्रॉब्लम होता है, जब डिफिसिट में जाता है, घाटा में जाता है, तो ऐसे में क्या है कि जितना उसका कोटा है, तो उस कोटा के बराबर वो IMF से लोन ले सकता है। हम लोग हमेशा बात करते हैं ना ये कि यार IMF से पाकिस्तान बार बार लोन ले रहा है, IMF से श्रीलंका लोन ले रहा है। तो ये जो लोन लेता है ये कैसे है कि आपका जो भी उसका सदस्य देश है, तो सदस्य देशों के द्वारा अपना कोटा कि जितना कोटा है तो कोटा के बराबर में आप लोन ले सकते हैं IMF से। तो इस आपातकालीन जो खाता है इसको हम लोग जनरल रिसोर्स अकाउंट भी कहते हैं। एक तो हम लोग जाने कि जो आपका रिजर्व ट्रांच अकाउंट है यानी रिजर्व ट्रांच पोजीशन है यानी कि RTP, ये एक इमरजेंसी, किसी भी देश का इमरजेंसी अकाउंट है IMF में, ये जान गए हम लोग। और साथ ही साथ इसको हम लोग ना जनरल रिसोर्स अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। रिजर्व ट्रांच जो पोजीशन है, इसके अंतर्गत लिए जाने वाले लोन की परिपक्वता अवधि यानी कि मैच्योरिटी जो पीरियड है वो 7 वर्षों की होती है। यानी कि RTP के तहत अगर आप लोन ले रहे हैं, RTP के तहत आपका जितना कोटा है, कोटा के बराबर आप लोन ले सकते हैं। और लोन जब आप लीजिएगा तो इसका जो परिपक्वता अवधि है यानी कि मैच्योरिटी जो पीरियड है वो 7 वर्षों की है, जिस पर IMF का पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन अधिकार नहीं होता है। कहने का मतलब 7 साल तक IMF जो है वो आपके ऊपर मतलब कि किसी भी तरह का पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन नहीं करेगा।
साथ ही साथ इस लोन की प्रकृति शर्त रहित होती है, कहने मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंडीशन नहीं होता है। अगर जैसे बोलते हैं ना कि आईएमएफ से अगर आप लोन ले रहे हैं तो क्या उसमें कंडीशन होता है? तो नहीं होता है। फिर ये भी कि अगर आईएमएफ से आप लोन ले रहे हैं तो क्या आईएमएफ जो है उसके ऊपर आपके ऊपर जो सुपरविजन करेगा, पर्यवेक्षण करेगा क्या कि आप पैसा क्यों ले रहे हैं, कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कहाँ पे खर्च नहीं कर रहे हैं, मतलब ये अधिकार आईएमएफ को नहीं होता है। साथ ही साथ इस लोन का जो प्रकृति है वो शर्त रहित रहती है, यानी कि नो कंडीशन। ठीक है, आगे देखिए। रिजर्व ट्रांसपोजिशन यानी कि आरटीपी के अंतर्गत लिए गए लोन पर ब्याज दर अत्यंत कम होती है। अगर आप आईएमएफ से लोन ले रहे हैं तो इसमें अगर आप आईएमएफ पे लोन आरटीपी के तहत ले रहे हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है बहुत कम देना होता है। कभी कभी इसकी प्रकृति ब्याज रहित यानी कि इंटरेस्ट फ्री होता है। कभी कभी इतना कम होता है ना कि एकदम ना के बराबर हो जाता है। कभी कभी तो ये ब्याज लेता ही नहीं है, कभी कभी ये इंटरेस्ट फ्री हो जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं हम लोग। इसके अलावा यदि तुम ले अगर हम लोग अगर लोन लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांच। ठीक ना। रिजर्व गोल्ड के आधार पर भी आईएमएफ से लोन लिया जा सकता है, उसको बोलते हैं गोल्ड ट्रांच। ठीक है ना। देखिए, एक तो हम लोग बात किए हैं कि जैसे कि आरटीपी ये एक किसी भी देश का इमरजेंसी अकाउंट होता है आईएमएफ में, जो कि इमरजेंसी के टाइम में यहाँ से लोन लिया जाता है। तो जब हम लोग आरटीपी से लोन लेते हैं, ठीक है ना, जो कि आपका बिना कंडीशन का, बिना सुपरविजन का, और कभी कभी तो इंटरेस्ट फ्री भी होता है। ठीक ना। तो इसके भी थ्रू हम लोग लोन ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो रिजर्व गोल्ड है ना, यानी कि सोना भंडार, इसके तहत भी हम लोग लोन लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड ट्रांच। क्या कहते हैं? गोल्ड ट्रांच कहते हैं। इसके अलावा जहाँ लोन में ट्रांच वर्ड जो अगर जुड़ जाता है तो वो आईएमएफ से जुड़ा होगा। अभी देखिए, अगर कोई भी लोन है, लोन में अगर ट्रांच वर्ड अगर जुड़ा रहेगा ना तो वो आईएमएफ से लिया हुआ लोन ही कहलाएगा। ये याद होना हो, इसको छोड़िए, स्किप कीजिए। एक बात याद रखिए कि अगर हम लोग लोन लेते हैं किसी भी व्यक्ति से या कहीं से भी, कोई संस्था से या सरकार से या बैंक से, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांच। क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांच कहते हैं। अगर हम लोग आरटीपी के तहत हम लोग लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग रिजर्व जो हम लोग का गोल्ड है, यानी गोल्ड यानी कि सोना भंडार है, इसके तहत भी हम लोग लोन ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड ट्रांच। ठीक ना। तो जहाँ भी ट्रांच वर्ड जुड़ा रहेगा वो आपका आईएमएफ से रहेगा। आगे देखिए, लोन जो है वो 3 तरह का लोन लेते हैं। एक होता है संप्रभु लोन जो कि गवर्नमेंट लेती है, एक होती है व्यापारिक लोन जो कि कंपनी लेगी। अब व्यापारिक लोन भी 2 तरह का होता है। एक होता है आपका ईसीबी यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जिसको हम लोग एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग भी कहते हैं, और एक होता है आपका ये कौन, मतलब कि ट्रेड क्रेडिट, है ना। ट्रेड क्रेडिट नहीं है, इसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं ना तो कन्फ्यूजन होता ही रह जाएगा। वो क्या है वो देखिए हल्का सा, बस 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट। हाँ, ट्रेड क्रेडिट है, ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, मिल गया, ट्रेड क्रेडिट इसको कहते हैं। अभी देखिए, अगर कोई सरकार लोन लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं संप्रभु लोन। अगर कोई कंपनी लोन लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यापारिक लोन, यानी कि आपका मतलब कि ट्रेड लोन कहते हैं, है ना। अब देखिए, व्यापारिक लोन भी आपका 2 तरह का होता है, एक होता है आपका ईसीबी, एक होता है आपका ट्रेड क्रेडिट, है ना। तो अगर ईसीबी है, कहने का मतलब अगर 3 साल से ज़्यादा है तो आपका ईसीबी का पार्ट होगा, और 3 साल से कम है तो आपका ट्रेड क्रेडिट का पार्ट होगा। और हम लोग ट्रेड क्रेडिट में किसको किसको ऐड करते हैं? हम लोग ऐड करते हैं बायर क्रेडिट को और सप्लायर क्रेडिट को। अगर ये 3 साल से कम है तो वो आपका ट्रेड क्रेडिट में जाएगा, और अगर बायर्स ये क्रेडिट और आपका सप्लायर क्रेडिट अगर आपका 3 साल से ज़्यादा है तो आपका ईसीबी में जाएगा। इसके अलावा लोन हम लोग लेते हैं बैंकिंग कैपिटल से, कहने मतलब बैंक से भी हम लोग लोन लेते हैं। तो लोन 3 तरह का है, वो हम लोग देख चुके हैं। अभी देखिए तो यहाँ तक आपका भुगतान संतुलन का जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। भुगतान संतुलन कहने मतलब है आपका जो है, भुगतान संतुलन में 3 तरह का खाता होता है, वो हम लोग देखिए। पहला खाता होता है आपका चालू खाता, इसमें भी 2 प्रकार होता है, दृश्य और अदृश्य, ये हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं।
फिर हम लोग देखिए जो आपका पूंजी खाता है यानी कि कैपिटल अकाउंट, इसमें भी दो तरह का खाता होता है। एक होता है आपका सेल्फ मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो, और एक होता है आपका मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी कि ये एक होता है आपका स्व प्रेरित और एक होता है आपका प्रेरित। तो इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़े जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार है, ये भी आपका 4 तरह का है, वो भी हम लोग देख लिए हैं क्या क्या है। तो फॉरेन मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो एसेट है ये हम लोग देखे, फिर हम लोग एसडीआर देखे, फिर हम लोग गोल्ड रिजर्व देखे, फिर हम लोग देखे आपका आरटीपी यानी कि जो है वो भी हम लोग देख लिए हैं, यानी कि रिजर्व ट्रांस जो पोजीशन है इसको भी हम लोग ट्रांच पोजीशन ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये आपका भुगतान संतुलन कंप्लीट हो गया। अब ये जानिएगा कि जो आपका बैलेंस शीट है इसका पूरा सीक्वेंस याद कीजिएगा। ऊपर का 1 2 3 आपका दृश्य में जाएगा और ऊपर का 1 2 3 आपका अदृश्य में जाएगा, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग जो बताया गया था ना पिछले क्लास में ही, मतलब कि पहले क्लास में, कि सिलेबस में कुछ कुछ ना हिडन टॉपिक भी है। जैसे हम लोगों को पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन नहीं केवल पढ़ना है, लेकिन इसके अंतर्गत एक्सचेंज रेट और आपका कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, ये दोनों टॉपिक भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे कोचिंग और बहुत सारे बुक इसको गलत पढ़ाते भी है, तो अभी हम लोग इसको देख लेंगे। तो आपका भुगतान संतुलन कंप्लीट हो गया, तीनों तरह का खाता हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग जो कि सिलेबस में हिडन टॉपिक है, जैसे कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है क्या नहीं है वो, यानी कि एक्सचेंज रेट, इसको हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी। तो आइए अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहला देखते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहला क्या देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट देखेंगे। देखिए पैसा का अगर इंडिया में आउटफ्लो हो रहा है देन डॉलर का मांग बढ़ेगा, और पैसा का अगर इंडिया में इनफ्लो हो रहा है देन डॉलर का मांग घटेगा, यानी कि डिप्रिसिएटिंग, तो रुपयों का वैल्यू जो है बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे देश से अगर पैसा बाहर दूसरे देश में जा रहा है तो ऐसे में डॉलर का मांग होगा ना, क्यों, क्योंकि हम बाहर दूसरे लोगों को पेमेंट करेंगे किस रूप में, डॉलर के रूप में, तो डॉलर का मांग होगा। और अगर दूसरे देशों से हमारे यहाँ पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है, तो हमारे पास भी डॉलर जो है वो डॉलर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो डॉलर का मांग तो ऐसे में घट जाएगा, फिर हमारे रुपये का जो मांग है वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। यानी कि डॉलर का मांग डिप्रिसिएशन कब होता है, जब इंडिया में पैसा का इनफ्लो होता है, और इंडिया से अगर पैसा का आउटफ्लो होगा तो ऐसे में डॉलर का मांग बढ़ेगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें याद रखिएगा। आगे देखिए बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर क्रेडिट हो रहा है तो डॉलर गिरेगा, अगर क्रेडिट होगा तो डॉलर का मान गिरेगा, और वहीं अगर बीओपी में डेबिट होगा तो डॉलर का जो है वैल्यू बढ़ेगा। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है वो समझिए। क्रेडिट मतलब पैसा दूसरे देशों से आना, और डेबिट मतलब पैसा जाना। अगर पैसा जा रहा है तो डॉलर का मांग बढ़ेगा, यानी कि डेबिट होगा तो डॉलर का मांग बढ़ेगा, और वहीं अगर क्रेडिट होगा तो डॉलर का मांग गिरेगा। ये समझ गया। आगे देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि विदेशी विनिमय दर व्यवस्था क्या होती है। इसको देखिए, जिस दर पर घरेलू मुद्रा का विनिमय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अन्य विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष में किया जाता है उस दर को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहते हैं। कहने का मतलब है जिस रेट पे जो आपका घरेलू मुद्रा है उसका जो विनिमय है यानी कि रेगुलेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में होता है, वो भी अन्य विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहते हैं। आगे देखिए भारत सरकार के द्वारा 4 प्रकार के विदेशी विनिमय जो विनिमय दर है उसका प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा कितना विदेशी विनिमय दर का प्रयोग किया जाता है, तो 4 तरह का। 4 वो कौन कौन है, पहला देखिए, पहला है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरा है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट जिसको हम लोग बोलते हैं निश्चित विनिमय दर, निश्चित या फिर स्थिर विनिमय दर। दूसरा है आपका मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, क्या है दूसरा, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको हिंदी में हम लोग प्रबंधित फ्लोट विनिमय दर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबंधित फ्लोट विनिमय दर कहते हैं। तीसरा है आपका फुल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग फ्री फ्लोट विनिमय दर हिंदी में कहते हैं। और चौथा है आपका पेग्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि आंकी गई विनिमय दर, ये है आपका, ठीक है ना। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। जो पहला है आपका, पहला हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट है, इसको हम लोग स्थिर या फिर निश्चित विनिमय दर कहते हैं। जो आपका दूसरा और तीसरा है, दूसरा कहने मतलब आपका
मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और तीसरा आपका फुल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इन दोनों को हम लोग अस्थिर यानी कि अनस्टॉपेबल विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, पहला जो है जिसको हम लोग निश्चित या फिर स्थिर विनिमय दर कहते हैं, ये सरकार इसको निर्धारित करेगा। कौन करता है इसको डिसाइड? सरकार करता है। लेकिन दूसरा और जो तीसरा है यानी कि मैनेज और जो आपका फुल फ्लोटिंग है, ये दोनों तो अस्थिर विनिमय दर है और ये कौन डिसाइड करता है? तो ये बाजार निर्धारित विनिमय दर है, यानी कि इसको मार्केट इसको डिसाइड करेगा। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं? हम लोग देखे हैं कि जो आपका विदेशी विनिमय दर व्यवस्था है उसके बारे में जान रहे हैं कि अगर बीओपी में क्रेडिट होगा तो मुद्रा डॉलर का मांग जो वैल्यू है वो गिरेगा, वहीं अगर बीओपी में अगर डेबिट होगा तो डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा। ये हम लोग जान गए। फिर हम लोग जाने कि विदेशी विनिमय दर क्या होता है, वो हम लोग जाने। फिर हम लोग जाने कि भारत सरकार के द्वारा 4 प्रकार का विदेशी विनिमय दर जो है वो प्रयोग में किया जाता है, वो जाने। 4 को देखिए हम लोग, फिक्स देखिए, मैनेज देखिए, फुल फ्लोटिंग देखिए और आपका पेग्ड एक्सचेंज रेट देखिए हम लोग। फिर हम लोग जाने कि जो आपका पहला जो फिक्स एक्सचेंज रेट है जिसको हम लोग स्थिर या फिर निश्चित विनिमय दर कहते हैं, जिसको सरकार यानी कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है या इसको निर्धारित करता है। वहीं जो दूसरा तीसरा है आपका मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और आपका फुल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, ये दोनों आपका अस्थिर विनिमय दर है जिसको जो है मतलब कि मार्केट डिसाइड करता है, ये बाजार निर्धारित विनिमय दर है। आगे देखिए, इंडिया 5 देशों से तेल का आयात करता है। इंडिया जो है वो 5 देशों से तेल का यानी कि क्रूड ऑयल का आयात करता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा किससे करता है? रसिया से करता है। और इन्हीं देशों का जो करेंसी है वो वैल्यू बढ़ रहा है। कहने का मतलब है, देखो, अगर अगर हमारे भारत से अगर कई सारे लोग अगर व्यापार करेंगे, हम लोग से बहुत सारे सामान हम लोग दूसरे दूसरे देशों में बेचेंगे, तो इससे हमारा डॉलर का मांग बढ़ेगा ना, सॉरी रुपया का मांग बढ़ेगा ना। लेकिन अगर हम लोग अपना सामान ज़्यादा बेचेंगे नहीं, दूसरे सामान ज़्यादा खरीदेंगे, तो ऐसे में उसका मांग बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए कि भारत जो है वो 5 देशों से तेल का आयात करता है और इन्हीं 5 देशों का जो है करेंसी है इसका दाम बढ़ रहा है। जैसे कि आपका इराक हो गया, आपका यूएई हो गया, आपका कुवैत हो गया, आपका रसिया हो गया और आपका सऊदी अरब हो गया। इन 5 देशों से हम लोग क्रूड ऑयल यानी कि तेल का आयात करते हैं और इन 5 देशों का जो करेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग आयात कर रहे हैं ज़्यादा, इसलिए। यूएई इससे कम और ईरान से ज़्यादा अब होने लगा। पहले यूएई से भी होता था, लेकिन अब यूएई से कम करने लगे हैं और ईरान से हम लोग अब ज़्यादा तेल का आयात कर रहे हैं। तो अब कौन कौन हो गया? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और आपका रसिया, ये 5 गो देश से हम लोग तेल का आयात करते हैं। ठीक ना। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहले देखें हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग निश्चित विनिमय दर कहते हैं, यानी कि स्थिर विनिमय दर। और इसको कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करता है आपका सरकार। अब एक एक करके बात कीजिए। स्थिर विनिमय दर जो है ये सरकार या फिर आरबीआई के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। सरकार या फिर इसको आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है। अब देखिए, हम लोग 2 चीज़ बात करते हैं। एक होता है आपका अवमूल्यन, एक होता है आपका पुनर्मूल्यांकन। अवमूल्यन कहने का मतलब है डिवैल्यूएशन और पुनर्मूल्यांकन कहने का मतलब है रिवैल्यूएशन। तो स्थिर विनिमय दर में 2 कॉन्सेप्ट है, एक आपका डिवैल्यूएशन का और एक आपका रिवैल्यूएशन का। दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग अभी समझेंगे डिटेल से। अब देखिए, पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर इसके बारे में आगे देखिएगा। अवमूल्यन कहने का मतलब है आपका डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन। तो अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन मीन्स यदि आरबीआई अपने मुद्रा, आरबीआई का मुद्रा क्या है? रुपया है। तो आरबीआई अपने घरेलू मुद्रा यानी कि रुपया को डॉलर के सापेक्ष में अगर सस्ता करता है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या हो रहा है? ये डिवैल्यूएशन हो रहा है, यानी कि अवमूल्यन हो रहा है। कहने का मतलब अगर हम लोग ज़्यादा आयात करेंगे तो इससे हमारा रुपया का मांग जो है वो वैल्यू गिरेगा और डॉलर का मांग या फिर जिसका भी हम लोग जिससे भी आयात करें उसका मांग बढ़ेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिवैल्यूएशन। या एक और कॉन्सेप्ट है वो समझिए। डिवैल्यूएशन मीन्स
घरेलू मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में सस्ता बनाने की प्रक्रिया है। डिवैल्यूएशन क्या होता है कि अगर हम लोग घरेलू मुद्रा जो है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में सस्ता कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोल देंगे डिवैल्यूएशन हो रहा है। और डिवैल्यूएशन मतलब क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो रहा है। कहने मतलब हमारा जो घरेलू मुद्रा है यानी कि भारतीय रुपया, इंडियन जो रुपये है, इसका अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ये आपका रिवैल्यूएशन हो रहा है, यानी कि पूरा मूल्यांकन हो रहा है। और अगर आपका भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अगर वो सस्ता हो रहा है उसका प्राइस, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिवैल्यूएशन, यानी कि अवमूल्यन हो गया। तो अवमूल्यन और आपका पुनः मूल्यांकन यानी कि डिवैल्यूएशन और आपका रिवैल्यूएशन क्या है, ये दोनों हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे देखिए, एक होता है करेंसी वार और एक होता है ट्रेड वॉर। ये दो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझ जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। करेंसी वॉर क्या है, जब एक देश दूसरे देश के सापेक्ष में अपनी मुद्रा का वैल्यू गिराए ताकि निर्यात बढ़ सके। कहने का मतलब है, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम लोग क्रूड ऑयल मंगाते हैं, 3 तरह का क्रूड ऑयल होता है। एक होता है स्वीट क्रूड ऑयल, एक होता है आपका सोबर क्रूड ऑयल और एक होता है आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल। जिसमें से हम लोग सोबर और ब्रेंट को मंगाते हैं क्योंकि उसमें जो है क्या बोलते हैं, सिल्वर की मात्रा थोड़ा सा कम होता है। हम लोग स्वीट को नहीं मंगाते हैं, स्वीट जो आपका ऑयल है उसको नहीं मंगाते हैं। आप देखिए, हमको सोबर और आपका जो ब्रेंट ऑयल है वो हम लोग 5 देश से मंगा रहे हैं। हमको ईरान दे रहा है, हमको सस्ता दे रहा है, लेकिन इराक दे रहा है हमको महंगा। तो क्या हम इराक की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। किधर जाएंगे? ईरान की तरफ। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो सस्ता दे रहा है। अब क्या हो रहा है कि ईरान सस्ता दे रहा था तो हम इससे व्यापार कर रहे हैं। अब जो है रसिया हमको सस्ता देने लगे तो अब हम ईरान से शिफ्ट कर जाएंगे किधर की ओर? रसिया की ओर। तो ये क्या हो गया? ये आपका करेंसी वार हो रहा है। कहने का मतलब है, जब एक देश दूसरे देश के सापेक्ष में अपनी मुद्रा का जो वैल्यू है यानी कि जो प्राइस है, वैल्यू है, मूल्य, जो मूल्य है उसको गिराने लग जाए। गिराए क्यों? उसको गिराए, उसको क्यों कम कर रहा है, यानी कि उसको क्यों ये डिवैल्यूएशन कर रहा है, यानी कि अवमूल्यन क्यों कर रहा है? ताकि उसका निर्यात बढ़ सके। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर मुद्रा जो है एक देश दूसरे देश के सापेक्ष में अगर अपने यहाँ जो करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे करेंसी वार। क्यों कर रहा है? क्योंकि इससे उसका जो निर्यात है वो बढ़ जाए। और वहीं देखिए ट्रेड वॉर यानी कि व्यापार युद्ध क्या होता है, जब दो देश आयात निर्यात को कंट्रोल करने लगे। कहने मतलब है भैया हम भी सामान नहीं देंगे, तुम भी सामान नहीं दो, ना तुमको हम बेचेंगे ना तुमसे हम खरीदेंगे, ये सब। तो ये क्या हो गया? आपका ट्रेड वॉर हो गया। जब दो देश आयात और निर्यात को कंट्रोल करने लग जाए तो ये आपका ट्रेड वॉर हो गया। और जब दो देश आप मतलब जब एक देश दूसरे देश के सापेक्ष में अपना जो करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन कर दे यानी कि अवमूल्यन कर दे, जिससे उसका निर्यात बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं करेंसी वार। ठीक है ना। आगे देखिए, टिकटॉक में एडवर्टीजमेंट के थ्रू चाइना जो है वो प्रेषण लेकर जा रहा था इंडिया से। प्रेषण आपको बताया ना, आपको रेमिटेंस की बात कर किया था ना कि चाइनीज ऐप था एक टिकटॉक, तो उसमें एडवर्टीजमेंट प्रचार वगैरह हो रहा था। तो उसके माध्यम से जो चाइनीज ऐप है वो यहाँ से चाइना जो है वो चाइनीज ऐप के माध्यम से प्रेषण यानी कि रेमिटेंस लेकर जा रहा था। ठीक है ना, तो उसको हम लोग रोक दिया ना, तो वो आपका ट्रेड वॉर हो गया। आपका अगर किसी भी तरह का अगर आयात निर्यात को हम लोग कंट्रोल कर दिए तो आपका ट्रेड वॉर हो गया। और अगर करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिए तो आपका करेंसी वॉर हो गया। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? विदेशी विनिमय दर व्यवस्था देख रहे हैं। अब भारत इसको 4 तरह का अपनाया है। पहला है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग निश्चित विनिमय दर कहते हैं या फिर स्थिर विनिमय दर कहते हैं, जिसको सरकार या फिर आरबीआई के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ये हम लोग पहला इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई विदेशी विनिमय दर यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसका गार्जियन यानी कि संरक्षक होता है। साथ ही साथ जब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण आरबीआई यानी कि सरकार के द्वारा किया जाता है तो ऐसे विनिमय दर को स्थिर या फिर निश्चित विनिमय दर कहते हैं, यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। जब इसको गवर्नमेंट या फिर आरबीआई डिसाइड करे तो ये आपका फिक्स एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आरबीआई के द्वारा स्थिर विनिमय दर का निर्धारण 2 प्रकार से होता है। आरबीआई जो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट है इसका निर्धारण 2 तरह से करता है। पहला क्या है?
प्रति 10 ग्राम सोना के सापेक्ष में घरेलू मुद्रा का यानी कि रुपया के मूल्य का स्थिरीकरण। स्थिरीकरण कहने का मतलब होता है फिक्सेशन। तो प्रति 10 ग्राम जो सोना है उसके सापेक्ष में जो इंडियन करेंसी है उसका मूल्य को स्थिर करता है यानी कि फिक्सेशन करता है, पहला चीज़। दूसरा हो गया $1 के सापेक्ष में रुपये के मूल्य का स्थिरीकरण। कहने मतलब है $1 के सापेक्ष में जो हमारा जो इंडियन रुपी है इसका फिक्सेशन करता है यानी कि स्थिरीकरण करता है। तो ये दो प्रकार हो गया। इन दोनों के माध्यम से आरबीआई जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट यानी कि आपका जो फिक्स एक्सचेंज रेट यानी कि जो निश्चित जो विनिमय दर है इसको कंट्रोल करता है दो प्रकार से। एक है आपका प्रति 10 ग्राम सोना के सापेक्ष में जो इंडियन करेंसी है उसको फिक्सेशन करता है। दूसरा है $1 के सापेक्ष में जो इंडियन करेंसी है उसका फिक्सेशन करता है। आगे देखते हैं हम लोग। आरबीआई भारत सरकार के बदले स्थिर विनिमय दर यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट को निर्धारित करने हेतु उपरोक्त किसी भी एक पद्धति का प्रयोग कर सकता है। या तो वो ये वाला पद्धति यूज कर ले प्रति 10 ग्राम सोना वाला या फिर $1 वाला, दोनों में वो कोई भी यूज कर सकता है आरबीआई। किसके सापेक्ष में? तो सरकार के बिहाफ में, ठीक ना। इस कारण स्थिर विनिमय दर को हम लोग सरकार निर्धारित विनिमय दर भी कहते हैं। तो स्थिर विनिमय दर को हम लोग सरकार निर्धारित विनिमय दर कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम लोग समझ गए हैं। आगे देखिए, स्थिर विनिमय दर का प्रत्यक्ष संबंध रुपया का अवमूल्यन या फिर पुनः मूल्यांकन से होता है। जो आपका स्थिर जो विनिमय दर है यानी कि जो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट है इसका डायरेक्ट संबंध होता है आपका डिवैल्यूएशन से, यानी कि रुपया का डिवैल्यूएशन या फिर रुपया का आपका रिवैल्यूएशन से संबंध होता है। या तो रुपया का प्राइस गिरा देगा या फिर रुपया का प्राइस बढ़ा देगा। तो ये स्थिर विनिमय दर में है इसका डायरेक्ट संबंध। आगे देखिए, जब आरबीआई के द्वारा जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में रुपये की कीमत में कमी लाई जाती है, कहने का मतलब डिवैल्यूएशन करवाया जाता है, ठीक है ना, या घरेलू मुद्रा को जानबूझकर सस्ता कर दिया जाता है, तब इस प्रक्रिया को रुपये का अवमूल्यन कहते हैं। कहने का मतलब अभी आपको बताया है ये ना कि जो डिवैल्यूएशन क्या होता है सो। फिर वहीं दूसरी ओर आरबीआई के द्वारा जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में रुपये के मूल्य में वृद्धि या फिर डॉलर या फिर गोल्ड के सापेक्ष में महंगा कर दिया जाता है, तब इस प्रक्रिया को रुपये का पुनः मूल्यांकन यानी कि रिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी कहते हैं। तो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन क्या है समझ में आ गया, ठीक है ना। और इसको कौन करता है? ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। समझ में आया ये? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग जो विदेशी विनिमय दर जो देख रहे हैं इसका जो पहला जो कॉन्सेप्ट था आपका फिक्स एक्सचेंज रेट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सेकंड नंबर जिसको हम लोग प्रतिबंधित तैरती हुई विनिमय दर कहते हैं। क्या देखेंगे? प्रतिबंधित तैरती हुई विनिमय दर। तो इसको हम लोग अब देखते हैं। देखिए, जब आरबीआई के द्वारा बैलेंस शीट के किसी मद यानी कि आइटम्स पर जब तैरती हुई एवं स्थिर विनिमय दर दोनों का प्रयोग किया जाता है तो उसे प्रतिबंधित विनिमय दर कहते हैं। अब देखिए, प्रतिबंधित विनिमय दर किसे कहते हैं? प्रतिबंधित यानी कि रिस्ट्रिक्शन जो एक्सचेंज रेट है वो किसको कहेंगे? वो देखिए, जब आरबीआई के द्वारा बैलेंस शीट का किसी भी मद के ऊपर जब तैरती हुई एवं जो स्थिर विनिमय दर है, तो तैरती हुई भी और जो आपका स्थिर विनिमय दर है, जब दोनों का प्रयोग करेंगे तब हम लोग उसको क्या करते हैं? प्रतिबंधित विनिमय दर कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे? जब आरबीआई के द्वारा बैलेंस शीट के किसी भी मद पे अगर तैरती हुई भी और स्थिर विनिमय दर यानी कि तैरती हुई विनिमय दर का भी यूज और स्थिर विनिमय दर का भी यूज, अगर जब दोनों का यूज करेंगे तो उससे हम लोग कहेंगे प्रतिबंधित विनिमय दर, यानी कि प्रतिबंधित विनिमय दर उसको कहते हैं। और इस कारण से इसको हम लोग ना हाइब्रिड विनिमय दर भी कहते हैं, यानी कि हाइब्रिड एक्सचेंज रेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आरबीआई जो है वो बैलेंस शीट के किसी भी मद के ऊपर वो तैरती हुई विनिमय दर का भी यूज कर रहा है और आपका स्थिर विनिमय दर का भी यूज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग हाइब्रिड विनिमय दर भी कहते हैं। आगे देखिए, प्रतिबंधित जो विनिमय दर है वो तैरती हुई विनिमय दर के समान होती है। जो आपका प्रतिबंधित विनिमय दर है वो आपका
तैरती हुई विनिमय दर के समान ही होती है, किंतु विनिमय दर विचलन यानी कि फ्लक्चुएशन के दौरान आरबीआई इसे प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती है। दूसरे शब्दों में विनिमय जो दर है, ये विचलन की स्थिति में आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करती है। जैसे कि जब भारतीय मुद्रा का डिप्रिसिएशन हो रहा हो, तब ऐसी स्थिति में आरबीआई जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग करके फॉरेक्स मार्केट में या फॉरेन मार्केट में डॉलर की आपूर्ति को बढ़ा देता है। वहीं दूसरी ओर जब भारतीय रुपये का अप्रिसिएशन हो रहा होता है, तब ऐसी स्थिति में रुपये की आपूर्ति में वृद्धि कर विचलन को स्थिर करता है। कहने का मतलब है ये गवर्नमेंट ये दो काम करता है। गवर्नमेंट ये दो काम का क्या क्या करता है वो हम लोग देखें। इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। एप्रिसिएशन की स्थिति में आरबीआई डॉलर को खरीद कर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करता है तथा रुपये में होने वाले एप्रिसिएशन को रोकता है। अब देखो एप्रिसिएशन और एक है आपका डिप्रिसिएशन। आपका डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन अलग था और डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन आपका अलग है। कहने मतलब है पहले हम लोग एप्रिसिएशन समझते हैं। जब एप्रिसिएशन की स्थिति आती है तो जो आरबीआई है वो क्या करता है, डॉलर को खरीदता है और डॉलर को खरीद के जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है यानी कि जो फॉरेक्स रिजर्व है यहाँ पे जाके इसको जमा कर देता है, मतलब कि उसको वृद्धि करता है, फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि करता है। और इससे क्या होता है कि जो रुपये में जो होने वाला जो एप्रिसिएशन है उसको क्या कर देता है, ये रोकता है यानी कि कंट्रोल करता है। अब देखेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। जब रुपया का डिप्रिसिएशन होता है यानी कि जो मूल्य ह्रास होता है, ये क्यों होता है, मांग एवं आपूर्ति के कारण डिप्रिसिएशन होता है, मांग एवं आपूर्ति के कारण। अब देखो जब डॉलर की आपूर्ति जब बढ़ जाएगी तो क्या क्या होगा कि जब डॉलर की आपूर्ति बढ़ जाएगी ये होगा, यानी कि डॉलर की आपूर्ति जब बढ़ जाएगी तब आपूर्ति बढ़ेगा तो भारत में एफडीआई और एफआईआई का इनफ्लो भी बढ़ेगा। कहने का मतलब है जब डॉलर की आपूर्ति बढ़ेगी तब भारत में भी इसका आपूर्ति बढ़ेगा और भारत में फिर एफडीआई और एफआईआई ये सभी का इनफ्लो होगा यानी कि अंतर प्रवाह होगा। मीन्स डॉलर की आपूर्ति बढ़े तो रुपया का भी वैल्यू बढ़ेगा। अगर दूसरे देशों से हमारे पास ज़्यादा आ रहा है तो कहने का मतलब है हमारा इंडियन रुपये का जो है वो उसका एप्रिसिएशन होगा। वहीं अगर डॉलर की अगर आपूर्ति कम होगी तो हमारा जो भारतीय रुपया है उसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी कब होता है, जब डॉलर का क्या होता है, डॉलर का अगर हम लोग डॉलर हम लोग दूसरे देशों में देंगे तो उससे हम लोग क्या होगा, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी होगा। और अगर डॉलर का अगर हम लोग पर डॉलर आ रहा है यानी कि डॉलर का आपूर्ति हो रहा है तो इससे आपका एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी होगा, ठीक है ना, यानी कि भारतीय रुपये का वैल्यू बढ़ेगा। आगे देखिए, भारतीय रुपया की मांग में वृद्धि तो रुपये के मूल्य में वृद्धि होगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर इंडियन करेंसी का मांग बढ़ेगा तो इंडियन करेंसी का प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यही एप्रिसिएशन ऑफ रुपी कहलाएगा। आप समझिए एप्रिसिएशन ऑफ रुपी क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी क्या है। अगर आप एप्रिसिएशन समझ गए तो आप डेप्रिसिएशन आप खुद ब खुद समझा देंगे या खुद ब खुद बता देंगे। देखिए जब भारतीय रुपया की अगर मांग में वृद्धि होगा यानी कि इंडियन करेंसी का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो ऐसे में जो आपका रुपया है तो रुपया का मूल्य भी बढ़ेगा और जब आपका रुपया का मूल्य बढ़ेगा तो इसको हम लोग एप्रिसिएशन ऑफ रुपी कहेंगे। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है रुपये का मूल्य वृद्धि हो रहा है। अब अगर भारतीय रुपया का अगर मांग में कमी होगा इंटरनेशनल मार्केट में तो रुपये के मूल्य में भी क्या होगा, कमी होगा। और जब रुपये के मूल्य में कमी होगा तो इसको हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी यानी कि आपका रुपये का मूल्य ह्रास कहते हैं, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी और एप्रिसिएशन ऑफ रुपी ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये एक चीज़ बताया जा रहा है कि एफडीआई बढ़ा, एफडीआई एफआईआई इत्यादि इन सभी का अगर आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो में वृद्धि होगा। आउटफ्लो कहने मतलब बही प्रवाह हो रहा है, हमारे देश से ज़्यादा जा रहा है तो डॉलर के मांग में वृद्धि होगा। क्या होगा, डॉलर के मांग में वृद्धि होगा। तो डॉलर के मांग में वृद्धि होगा तो डॉलर के मूल्य में क्या होगा, फिर वृद्धि होगा। और जब डॉलर के मूल्य में वृद्धि होगा तो रुपये के मूल्य में क्या होगा, कमी होगा। और जब रुपये के मूल्य में कमी होगा तो इससे क्या होगा, रुपये का मूल्य ह्रास होगा यानी कि डिप्रिसिएशन ऑफ रुपये होगा। यही पांचों पॉइंट है।
ठीक है ना। कहने मतलब अगर आप इस पॉइंट को समझ गए हैं, अगर आप इस पॉइंट को समझ गए हैं तो ये जो पीछे जो इतना सारा लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ था, आप इसको नहीं भी समझिएगा ना, फिर भी आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको आप कंप्लीट कर पाइएगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। क्या बोले हम वो देखिए, अगर भारत में एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई इन सभी का अगर आउटफ्लो होगा तो डॉलर के मांग में वृद्धि होगा, और इन सभी का अगर मतलब कि इनफ्लो होगा तो डॉलर के मांग में कमी होगा। अब देखिए, जब डॉलर के मांग में वृद्धि होगा तो एक एक फिर से समझते हैं, जब एफडीआई, एफआईआई इन सभी का बहिर्गमन होगा यानी कि आउटफ्लो होगा तो डॉलर के मांग में वृद्धि होगा, और जब डॉलर के मांग में वृद्धि होगा तो डॉलर का मूल्य में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। अब डॉलर के मूल्य में वृद्धि होगा तो इंडियन जो रुपया है उसके मूल्य में कमी होगा, और जब भारतीय रुपया के मूल्य में कमी होगा तो इसको हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी कहेंगे। सिंपल सी बात है। वहीं अगर इसको ठीक उल्टा कर देते हैं, अभी डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी समझ गया, आप एप्रिसिएशन ऑफ रुपी समझिए। जब एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई इन सभी का इनफ्लो होगा, तो इनफ्लो होगा कहने मतलब ये सब चीज़ आ रहा है, तो इससे क्या होगा, डॉलर के मूल्य में, डॉलर के मांग में भी क्या होगा, कमी होगा। क्यों होगा? क्योंकि डॉलर तो हमारे पास आ ही रहा है ना भाई, एफडीआई, एफआईआई के रूप में। अब देखो, डॉलर के मांग में कमी होगा तो डॉलर का प्राइस भी गिरेगा, और जब डॉलर का प्राइस गिरेगा तो फिर भारत का जो प्राइस है इसमें आपका वृद्धि होगा, और जब इंडियन करेंसी में वृद्धि होगा तो कहने मतलब रुपये का आपका अब क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा ना, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें समझ में आया होगा आप। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा ना आप, तो आप ये लैंग्वेज के फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, नोट, आरबीआई जो है वो प्रत्यक्ष रूप से एक्सचेंज रेट को मैनेज करता है, इसलिए इसे मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब देखो, हम लोग जो बात किए पहला, जो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट है, इसको हम लोग सरकार निर्धारित विनिमय दर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट इसको डिसाइड कर रहा है। वही, इसके अलावा जो हम लोग सेकंड नंबर का बात किए हैं, तो सेकंड है आपका मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। इसको ना आरबीआई जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मैनेज करता है, लेकिन इसको आप प्रत्यक्ष रूप से मैनेज करेगा। कहने का मतलब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो है वो एफडीआई, एफआईआई इसको बढ़ाने के लिए कई सारा कुछ ना कुछ आपका स्ट्रेटेजी अपनाएगा ताकि ये बढ़े, ठीक ना। और अगर वो अपने अनुसार करेगा, वो कभी क्या करेगा, रुपये का एप्रिसिएशन करवा देगा, तो कभी आपका रुपये का डिप्रिसिएशन करवा देगा। तो इसको ये इनडायरेक्ट रूप से इसको आरबीआई कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं, यानी कि प्रतिबंधित तैरती विनिमय दर। फ्लोटिंग मतलब होता है तैरती, ठीक है ना। आगे देखिए, आप प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है डॉलर की आपूर्ति में वृद्धि करेगा या फिर डॉलर की आपूर्ति में कमी करेगा, और इनडायरेक्ट रूप में कंट्रोल क्या करेगा, मांग एवं आपूर्ति को आरबीआई करेगा इनडायरेक्ट रूप से। तो समझ में आया कि जो आरबीआई है वो प्रत्यक्ष रूप से एक्सचेंज रेट को, मतलब जो फिक्स एक्सचेंज रेट है इसको डायरेक्ट इसको कंट्रोल करता है, लेकिन जो आपका मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है इसको आरबीआई जो है वो इनडायरेक्ट रूप से इसको मतलब मैनेज करता है या कंट्रोल करता है। समझ में आ गया। आगे देखिए, इसको अब लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ते हैं हम लोग। जब विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग एवं आपूर्ति के कारण रुपये के मूल्य में होने वाले कमी एवं वृद्धि को क्रमशः डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी और एप्रिसिएशन ऑफ रुपी कहते हैं। समझ में आ गया। अर्थात डिप्रिसिएशन एवं एप्रिसिएशन का प्रत्यक्ष संबंध फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से है। तो डिप्रिसिएशन होगा कि एप्रिसिएशन होगा, ये डायरेक्ट रिलेटेड है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से। वहीं अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन और जो आपका अधिमूल्यन है या फिर जो पुनः मूल्यांकन है, ये रिवैल्यूएशन है। इसका संबंध जो है वो स्थिर विनिमय दर यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट से है। तो बता दिया आपको, रिवैल्यूएशन और आपका डिवैल्यूएशन ये आपका फिक्स एक्सचेंज रेट से संबंधित है, जबकि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ये आपका मतलब कि ये है आपका मतलब मैनेज फ्लोटिंग रेट से इसका संबंध है। आगे देखो, जब गवर्नमेंट जानबूझकर मूल्य में वृद्धि करता है या फिर कमी करता है तो वो हम लोग स्थिर विनिमय दर में हम लोग देखे हैं। तो स्थिर विनिमय दर को गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करता है, जबकि मैनेज जो आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है इसको गवर्नमेंट इनडायरेक्ट रूप से इसको कंट्रोल करता है। अब हम लोग देखते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ये क्या है, इसको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक थोड़ा सा और पढ़ेंगे
और फिर वो पढ़ने के बाद फिर हमारा जो है वो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये जो आपका है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है। जब विनिमय दर का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में घरेलू एवं विदेशी मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति के द्वारा होती है तो इसे तैरती हुई विनिमय दर कहते हैं। ठीक ना। क्या बोले हम कि जब एक्सचेंज रेट का जो निर्धारण है वो कहाँ पे हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आपका मुद्रा बाजार में हो रहा है। घरेलू एवं जो विदेशी मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति के द्वारा होती है। कहने का मतलब है, जब देखो जब आपका आपूर्ति बढ़ रहा है, आपूर्ति आपका दूसरे देश से आपूर्ति करवा रहे हैं तो आपका घरेलू मुद्रा का दाम बढ़ेगा, मतलब घटेगा। वहीं अगर दूसरे देशों में आप निर्यात कर रहे हैं, आयात कीजिएगा तो आपका डोमेस्टिक जो करेंसी है उसका वैल्यू गिरेगा। वहीं अगर आप निर्यात करेंगे तो आपका डोमेस्टिक करेंसी बढ़ेगा। वो जानिए बस केवल। आगे देखिए, तैरती हुई विनिमय दर केंद्रीय बैंकों के द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपों से मुक्त होता है। देखो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है इसमें जो आपका सेंट्रल बैंक है इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरह का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में। आगे देखिए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा के मूल्य निर्धारण में केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप जो होता है एकदम नगण्य होता है, एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है। कहने का मतलब है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार है यहाँ पे जो आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है इसमें आरबीआई का, इसमें सरकार का किसी भी तरह का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं है, ना ही इसमें किसी भी तरह का कोई मतलब कि बैंक का इसमें हस्तक्षेप है। जैसे कि आरबीआई बैंक का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल है, एकदम नगण्य है। जैसे कि निर्यात में वृद्धि, निर्यात मतलब क्या होता है, आयात मतलब क्या होता है। आयात मतलब मंगवाना यानी कि इंपोर्ट, और निर्यात मतलब बेचना यानी कि एक्सपोर्ट। तो निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट में वृद्धि, एफडीआई एफआईआई के अंतर प्रवाह यानी कि इनफ्लो में वृद्धि इत्यादि के कारण जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा की मांग एवं मूल्य में वृद्धि होती है तो उसे मुद्रा का एप्रिसिएशन कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर जब घरेलू मुद्रा की मांग एवं मूल्य में कमी होता है तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। फिर वही कॉन्सेप्ट है कि जब आपका एफडीआई एफआईआई इन सभी का आपका इनफ्लो होगा तो आपका डॉलर का मांग कम होगा, डॉलर का मांग कम होगा तो डॉलर का प्राइस कम होगा, डॉलर का प्राइस कम होगा तो आपका इंडियन रुपी का प्राइस बढ़ेगा और इसको हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। वहीं अगर डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी बोले तो इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है इसमें आपका सरकार का, इसमें आपका आरबीआई या बैंक वगैरह का नो हस्तक्षेप और इसका संबंध भी इन लोग से नहीं है। ये हम लोग जानेंगे, केवल और केवल ये जाने कि ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय इसका जो निर्धारण है यानी कि जो फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज रेट का जो निर्धारण है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता है। ये हम लोग केवल इतना जानेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। आगे देखिए, एक पॉइंट ये है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आयात में वृद्धि हो रहा है तो डॉलर के मांग में वृद्धि होगा, और जब डॉलर के मांग में वृद्धि होगा तो डॉलर के वैल्यू में भी वृद्धि होगा, और जब डॉलर के वैल्यू में वृद्धि होगा तो भारत के जो रुपये का जो वैल्यू है वो गिरेगा, और जब भारत के रुपये का अगर वैल्यू गिरेगा तो इसको हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी कहेंगे, और ठीक इसी का उल्टा जो है वो हम लोग एप्रिसिएशन ऑफ रुपी में जाएंगे। ठीक है ना। आगे देखो, जब तैरती हुई विनिमय दर को मुद्रा का मांग एवं आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया जाता है तो इसको हम लोग प्रतिबंधित तैरती हुई विनिमय दर कहते हैं, और भारत में यही है, मार्केट के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। देखो जब तैरती हुई यानी कि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है इसको केंद्रीय बैंक के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से अगर हम लोग इसको मैनेज करें तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबंधित तैरती हुई विनिमय दर। अभी बताया ना भाई, वही चीज़ है, घुमा फिरा के एक ही चीज़ को बोला जा रहा है। जो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट है इसको आरबीआई डायरेक्ट कंट्रोल करता है, लेकिन जो आपका मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है इसको आरबीआई इनडायरेक्ट रूप से इसको कंट्रोल करता है, मांग एवं आपूर्ति में कमी करके या फिर वृद्धि करके। ठीक है ना। अब भारत में यही है, भारत में क्या है, प्रतिबंधित तैरती हुई विनिमय दर यानी कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। ठीक है ना। अब भारत के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, चालू खाते पर जो है
वो तैरती हुई विनिमय दर है। चालू खाते पर क्या है? तैरती हुई विनिमय दर, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का आयात निर्यात जो है वो चालू खाते पर कैसी है? तैरती हुई विनिमय दर पे है। इस पे आरबीआई का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ना ही डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट, बट इस पे गवर्नमेंट जो है वो हस्तक्षेप करता है। कैसा? अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता है। चालू खाते में हस्तक्षेप करता है आरबीआई किस रूप में? अरे फिर कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना बार बार। देखो कंक्लूजन समझो हम लोग। कंक्लूजन ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग कंक्लूजन देखें भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में हम लोग दो अकाउंट पे देखते हैं। एक हम लोग चालू खाते पे यानी कि करेंट अकाउंट पे, और एक हम लोग पूंजी खाते पे यानी कि कैपिटल अकाउंट पे। अब देखिए चालू खाता पर जो है वो हम लोग तैरती हुई विनिमय दर यानी कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को हम लोग शामिल करते हैं, जबकि पूंजी खाता है, पूंजी खाते पर हम लोग प्रतिबंधित तैरती विनिमय दर को यहाँ पे लाते हैं। कहने का मतलब है मैनेज आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए चालू खाते पर जो आपका है तैरती हुई विनिमय दर है, कहने का मतलब है इस पर आरबीआई किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ही डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे सरकार जो है वो इनडायरेक्ट रूप में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, आगे देखिए जो आपका पूंजी खाता है यानी कि कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे आपका प्रतिबंधित तैरती विनिमय दर है, यानी कि आपका मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। और इसमें बताया गया था कि इसको आरबीआई कंट्रोल करता है, लेकिन आपका डायरेक्ट नहीं करता है, ये इनडायरेक्ट रूप से करता है। ठीक ना, ये बताया गया था। और वर्तमान में ये जानिए कि जो आपका प्रतिबंधित तैरती जो विनिमय दर है, इसको हम लोग डर्टी, हाइब्रिड या फिर आंशिक तैरती विनिमय दर भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया गया। आगे देखिए कंक्लूजन में केवल दो चीज़ याद रखिएगा, एक चालू खाते पे कैसा विनिमय दर है, तो चालू खाते पे तैरती हुई विनिमय दर है। वहीं अगर पूंजी खाते पे कैसा विनिमय दर है, तो वहाँ पे प्रतिबंधित तैरती विनिमय दर है। बस इतना याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो पॉइंट हम लोग समझे हैं, ये लास्ट वाला कि जो आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है यानी कि जो आपका तैरती जो विनिमय दर है, इसको इसमें ये चीज़ आप याद रखिएगा कि तैरती विनिमय दर में जो आपका मतलब कि जो सरकार का जो हस्तक्षेप है, सरकार नहीं मतलब जो केंद्रीय बैंक है, इसका हस्तक्षेप एकदम ना के बराबर में होता है। ठीक ना, एकदम नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। बस इतना याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट ये क्लास में ये हमारा जो ये अभी जो हम लोग देखे, ये आपका सिलेबस में हिडन टॉपिक था। जो बताया गया था ना कि भुगतान संतुलन में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ते हैं। पहला आपका बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 तरह का खाता पढ़ते हैं। एक है आपका कैपिटल अकाउंट जो कि पढ़ चुके हैं, फिर है आपका करेंट अकाउंट जो वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार का, वो भी हम लोग देख चुके हैं। फिर है आपका है फॉरेक्स रिजर्व जिसको हम लोग बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, जिसके 4 कंपोनेंट है, चारों कंपोनेंट हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखे कि आपका जो 2 टॉपिक और है जो कि हिडन है, टॉपिक सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। पहला है आपका एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर। तो विनिमय दर हम लोग क्या देखें, विनिमय दर हम लोग देखें 4 तरह का विनिमय दर होता है, वो हम लोग चारों तरह देख चुके हैं। फिर हम लोग जो बात करते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, रुपी का कन्वर्टिबिलिटी कैसे होता है, ये अभी हम लोग इसमें सर नहीं पढ़ा है, ये चीज़ टॉपिक छोड़ दिए हैं। ठीक है ना, तो ये 3 टॉपिक हम लोग जब कंप्लीट मिला कर पढ़ते हैं तो आपका भुगतान संतुलन कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक हम लोगों का भुगतान संतुलन तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग भुगतान संतुलन में होने वाली जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप 2 क्लास और आएगा, इसके बाद ये आपका पूरा टॉपिक भुगतान संतुलन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। भुगतान संतुलन भी और भुगतान संतुलन की समस्या भी, दोनों फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।